Welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in your chapter Dissolution of Partnership Firm, Part 4. Today I am going to discuss about the accounting procedure on dissolution of firm. किसी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पर क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर आप करते हैं. तो इन ऑर्डर टू क्लोज अप बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसोल्यूशन द फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन इन द ऑर्डर गिवन बिलो. तो ये अकाउंट उस समय ओपन करते हैं. फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ कैश और बैंक अकाउंट, जिसमें आप फुल एंड फाइनल पेमेंट आप कर देते हैं. तो आपको इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना होता है. इसमें आपको यही 4 अकाउंट बनाने, 4 अकाउंट आपको मेंटेन करने होते हैं और इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री पास करनी है उसको आप पास करते हैं. इसमें फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे. तो ए रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करने का हमारा मकसद यही होता है कि जितने भी हमारे एसेट है उसको डिस्पोज कर दिया जाए, मतलब उसको सेल कर दिया जाए और जो उससे पैसे, जो उससे मनी रिसीव होता है उससे आप जो भी लायबिलिटी है फर्म के नाम से उस लायबिलिटी को आप पे करेंगे. बस इस सेल मतलब सेल ऑफ एसेट्स और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के पर्पज को हम पूरा करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. देखिए अक्सर ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क में पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज द रियलाइजेशन अकाउंट. मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट. ऐसे ही आपसे प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी पूछ देता है, एग्जामिनर पूछ देता है कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, रियलाइजेशन अकाउंट हो, ये सारी चीज़ें क्या है आपके नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं. ऐसे ही आपके अगर पार्टनर्स कैपिटल की बात किया जाए कि पार्टनर्स कैपिटल किस टाइप का अकाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल किस टाइप का अकाउंट है, आपका नॉमिनल अकाउंट है वो सॉरी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है. वो रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी को, सॉरी पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना. तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से बनाया जाता है. पार्टनर है तो पार्टनर के नेम है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल अकाउंट. वही कैश और बैंक अकाउंट की बात करेंगे तो ये क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट में. नेक्स्ट, अब इसमें जब रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे जो फर्स्ट प्रोसीजर आप करते हैं वो है फॉर क्लोजिंग ऑफ बुक्स. जितने भी फर्म के बुक होते हैं उनको क्लोज किया जाता है. फर्म के बुक को क्लोज करने का मतलब उसमें जितने एसेट्स हैं उस एसेट्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं. बट उसमें भी कुछ चीज़ें आपको उसको एक्सक्लूड करनी पड़ती है. एसेट साइड की कुछ आइटम्स को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लाने से एक्सक्लूड करना पड़ेगा उसको. तो इसके जो एंट्री पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. तो आप जानते हैं कि किसी भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपके क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं. कैश, बैंक, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, डेप्टर्स, प्रोविजन फॉर डेप्टर्स, बिल्डिंग, लैंड और प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, गुडविल. तो ऐसे ढेरों सारे आइटम्स आपके एसेट साइड में हो सकते हैं. लेकिन अब उस एसेट्स में से आपके कौन कौन से आइटम्स को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इट्स अ वेरी इजी. आपको बस ये चीज़ें जानना है कि विच आइटम्स ऑफ एसेट्स आर विल बी एक्सक्लूडेड. कौन से ऐसे एसेट के आइटम्स हैं जो इस रियलाइजेशन अकाउंट से एक्सक्लूड किए जाते हैं, बाहर रखे जाते हैं उसको. तो सबसे पहली चीज, while transferring the asset to this account the following points should be kept in mind. ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है कि only those assets which can be converted into cash are transferred to this account. ऐसे assets जो कि
आपके कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ऐसे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं उसको आप उसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे अब बात करें तो हमारा कैश इन हैंड रहता है, तो वो ऑलरेडी कैश है, तो उसको तो हम एसेट साइड में नहीं ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसको सीधे सीधे हम क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रही बात कैश एट बैंक की बात है, तो वो ऑलरेडी बैंक में है तो कैश में है, ठीक है, उसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं ट्रांसफर करेंगे। तो आपने दो चीज जाना, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं ले जाना। नेक्स्ट चीज है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं ले जाएंगे, उसको सीधे सीधे आप कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। और उसके लिए जो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस का एंट्री जो होता है कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो एंट्री आप पास करते हुए पार्टनर्स कैपिटल में लेजर पोस्टिंग करेंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया रहता है और इसको भी आप ध्यान देंगे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, इसको भी आप रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं ट्रांसफर करेंगे। एज इट एज इसकी भी एंट्री आप पार्टनर्स कैपिटल में ही करेंगे। नेक्स्ट है लाइक बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर दिया है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उसको भी आप एज इट एज आप पार्टनर्स कैपिटल में जो उसकी एंट्री पास करते हैं वही आप करेंगे। इट इज क्लियर। हाँ, अब इन जो भी ये मैंने देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, इन ग्रीन कलर में लिखा हुई चीज़ों को और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये आप आइटम्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं ले जाएंगे जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब हम बात करें अगर ऐसे आइटम्स दिए हों, ठीक है ना, इतने ढेर सारे आइटम दिए हो, तो अगर मुझे एंट्री पास करनी है तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू डेप्टर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। बस ये एंट्री कर लेंगे, लेकिन हम कभी भी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करेंगे, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं करेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं करेंगे, टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे, टू बैंक अकाउंट नहीं करेंगे। ये आइटम्स आप इस रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। इट इज क्लियर। तो अब जो चीजें ये चीजें हैं इनके लिए जो एंट्री पास होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बैलेंस ऑफ लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो रेशियो दिया गया होगा उस रेशियो में आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एंट्री आप करेंगे इन सब चीजों के लिए। तो एक्सेप्ट ऑफ दीज आइटम्स ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन द डेबिट साइड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, if there exists a provision against any assets such as provision for bad and doubtful debts or provision for depreciation etc., the assets should be transferred to realization account at its gross figure and such provision should be transferred to credit side of the realization account. अब देखिए, अब इसमें भी थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि कभी कभी आप देखते हैं कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या दिया रहता है, डेप्टर्स और लेस प्रोविजन दिया रहता है, ठीक है ना। तो अगर डेप्टर्स लेस प्रोविजन दिया है तो आप डेप्टर्स का पूरा ग्रॉस अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप ट्रांसफर कर देंगे, बट जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स का जो अमाउंट है उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स करके। तो ये चीजें हैं। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी दिया है, एनी provision will be transferred to credit side of the realization account. It is clear. आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिया है कि इफ द टोटल डेप्टर्स आर 50,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स इज 4,000, तो द एंट्री विल बी पास्ड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट 50,000, क्योंकि ये डेप्टर्स पूरा, जबकि आपके बैलेंस शीट पे क्या दिया होगा,
50,000 लेस 4,000 और 46,000 दिया होगा, तो आपको उस 46,000 पर नहीं गौर करना है। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा डेप्टर्स का अमाउंट आप रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, एंड द प्रोविजन अमाउंट ऑफ प्रोविजन विल बी ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट इन द क्रेडिट साइड, और इसके लिए एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट 4,000। क्लियर? नेक्स्ट, फॉलोइंग एंट्री भी इज पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच प्रोविजन। कुछ ऐसे और भी प्रोविजन होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिप्रेशिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये कुछ ऐसे फंड होते हैं। तो ये जितने भी रिजर्व होते हैं सब ये सारे के सारे रिजर्व और प्रोविजन और फंड ये आपके रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि रिजर्व में और भी रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी होते हैं, लेकिन उन चीज़ों का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व आप नहीं ट्रांसफर करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी किसी अगर टर्म एंड कंडीशन दिया है, जैसे आप इससे पहले जनरल एंट्री पास करते थे कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, उस पर क्लेम दिया है, तो उस क्लेम को एडजस्ट करते हुए आप उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अभी इसके आगे इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड भी आपको आगे चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ें अगर प्रोविजन दिया हुआ है, इस तरह का दिया है, तो इसको आप रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। आपको ये जनरल एंट्री मस्ट आपको लर्न करना है। अगर ये लर्न नहीं करेंगे तो आप डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग शुड बी लर्न, एवरी एंट्री शुड बी लर्न विच आर रिलेटेड टू द रिलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, थर्ड, कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। इसीलिए मैंने लिख दिया है कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। कैश या बैंक का बैलेंस रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कहीं भी नहीं किया जाएगा, ना तो डेबिट साइड में ही और ना ही क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है, एसेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। और जो भी एसेट्स होंगे अगर रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर किए जाते हैं तो वो उनके बुक वैल्यू के साथ ही ट्रांसफर किए जाएंगे, जो बुक वैल्यू उनके बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड में दिया होगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया एसेट की क्लोजिंग। अब हो गया क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट। आपने अभी एसेट अकाउंट की क्लोजिंग की थी, अब लायबिलिटीज की क्लोजिंग। सन्डी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट इसकी एंट्री होती है। ऑल लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द रिलाइजेशन अकाउंट। बट इसमें भी मैंने अभी बताया था कि जैसे कुछ एसेट में से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, वैसे लायबिलिटी में भी कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं जो कि हम पार्टनर्स वो रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या है, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ट्रांसफरिंग इन द लायबिलिटी टू दिस अकाउंट। तो कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखने हैं। वो क्या है कि ओनली दोज लायबिलिटीज विच रिलेटेड टू थर्ड पार्टीज आर ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। ऐसे लायबिलिटीज जो थर्ड पार्टी को आपको पेमेंट करना है, थर्ड पार्टी को आपको पेमेंट करना है, मीन्स आपको फर्म को जिस पर्सन को पेमेंट करना है, मतलब पार्टनर है तो पार्टनर सेकेंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन फर्म फर्स्ट पर्सन, पार्टनर्स सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या हो गया, आउटसाइड लायबिलिटीज। जितने भी आउटसाइडर्स होंगे, जो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज होंगे, उनको पेमेंट, जो भी लायबिलिटी होगा उसको पेमेंट करने वाले सारे आइटम को आप रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। वो आइटम्स कौन कौन से हैं? देखिए, ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो थर्ड पार्टी में आते हैं। पहला तो क्रेडिटर्स हो गया, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट आप लायबिलिटीज रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। बिल्स पेएबल है, उसको भी आप रिलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसको भी आप रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अदर आउटसाइड लोन्स है, उसको भी आप ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। प्रोविडेंट फंड है, ध्यान दीजिएगा, प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, इसको आप ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब इस पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो कि द एम्प्लॉइज पेड ऑफ द प्रोविडेंट फंड।
कि अगर एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड दिया जा रहा है तभी आप प्रोविडेंट फंड को आप रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप रखेंगे, अदरवाइज अगर ईपीएफ दिया है, प्रोविडेंट फंड दिया है तो उसको आप नहीं रखेंगे। अगर इम्प्लॉइज को ये प्रोविडेंट फंड पेड किया जा रहा है, इसका इंफॉर्मेशन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तभी आप इसको क्या करेंगे, करेंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आप जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज लायबिलिटी क्रिएट करता है, तो ऐसा कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया है तो उसको आप रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर्स वाइफ लोन। अगर किसी पार्टनर के वाइफ ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो थर्ड पार्टी हुई, लेकिन देखिए पार्टनर्स की वाइफ हो, पार्टनर्स की सिस्टर हो, पार्टनर्स का ब्रदर हो, पार्टनर्स के फादर हो, पार्टनर्स के मदर हो, ये सारे थर्ड पार्टी में इंक्लूड किए जाएंगे। बट वहीं पे अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको आप थर्ड पार्टी नहीं मानेंगे, इसलिए पार्टनर्स लोन को आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। तो पार्टनर्स वाइफ लोन है, उसको भी पार्टनर सिस्टर लोन होगा, उसको भी। देखिए पार्टनर्स लोन अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट टू आर नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट को भी हम क्या करते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है ना। पार्टनर्स लोन अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एंड पेड ऑफ सेपरेटली। इसको अलग प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, और उसको कैश और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट जो बनाते हैं उसमें इसी पार्टनर्स लोन अकाउंट का पेमेंट करते हैं। क्लियर। बिकॉज पार्टनर्स लोन इज टू बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये कब किया जाता है, जब हमारे सारे आउटसाइड लायबिलिटीज जब पे हो जाते हैं तब जो बचता है अमाउंट उससे हम पार्टनर्स का लोन पे करते हैं, ठीक है। लेकिन कब, पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करने से पहले पार्टनर्स लोन का पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच एज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। तो आप जानते ही हैं कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड दिया हो और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब कि जो लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है और जनरल रिजर्व दिया है, रिजर्व फंड दिया है, तो ये चीज़ आप रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसको एज इट एज जो जनरल नीति आप पास करते आ रहे हैं पहले से वही जनरल नीति पास करेंगे। मतलब कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही आप जनरल नीति पहले पास करते थे, और ये आप जो रेशियो दिया था, जो रेशियो दिया होगा उसी रेशियो में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आप कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कई केसेज होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। वो क्या है कि दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू मीट क्लेम ऑफ कंपनसेशन बाय वर्कर्स। क्योंकि ये रिजर्व किससे क्रिएट किया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट से, ये प्रॉफिट से ही क्रिएट किया जाता है। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे अगर वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप जानते हैं ना कि इफ देयर इज नो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक, तो फिर all amount of workman compensation reserve will be transferred to partners capital account. मतलब all partners capital created by workman compensation reserve. But वहीं पे in case of the amount of liabilities is less than the amount of workman compensation reserve. कभी कभी ऐसा होता है कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो उससे जो क्लेम होता है वो कम होता है। मतलब एक सपोज करिए कि अगर amount equal to liability is credited to realization account and the remaining amount is credited to partners capital account in their profit sharing ratio। देखिए एक एग्जांपल है, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 20,000 एंड लायबिलिटीज इज 18,000, मतलब क्लेम 18,000 है।
तो 20,000 का आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उस पर क्लेम आपका 18,000 है, यानी कि 2,000 अभी भी एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो उसके लिए जो जनरल एंट्री पास करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000। क्योंकि जो 18,000 अब यहाँ पर आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 18,000 के जितना क्लेम होता है उतना ही अमाउंट आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि जब क्लेम होगा, पेमेंट किया जा रहा है, उसी केस में जितना क्लेम पेमेंट किया जाएगा उतना ही अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब सपोज करिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 का है और उस पर क्लेम भी 20,000 का है, तो पूरा होल अमाउंट 20,000 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और 30,000 का क्लेम आ गया, 30,000 का मतलब 20,000 रिजर्व है और 30,000 का क्लेम आ गया, तो उस केस में पूरा का पूरा 20,000 आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जो 30,000 पेमेंट है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप पेमेंट करेंगे। जो 10,000 का लॉस है वो ऑलरेडी आप रियलाइजेशन अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस में वो रिकवर होगा। तो ये चीजें आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे इन केस ऑफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उस केस में पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए पूरा का पूरा अमाउंट आप ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम or query then ask on Google Classroom.